हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस में जो भी सवाल देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। और आपके देखिए जो भी पेपर है, चाहे वो मैथमेटिकल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है या फिर डिजिटल एजुकेशन है या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ये सारा का सारा लेक्चर आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जाइए देखिए, मस्त अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए आपको पहले सवाल पूछा सकता है और ये बहुत बड़ा सवाल है, कम से कम ये आपको 15 से 20 नंबर से कम नहीं पूछे, जान लीजिए सवाल, ठीक है। तो वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं, पहले बात तो आपको वैश्वीकरण का परिभाषा देना है, इसकी विशेषताएं बतानी है, ये कितने चरण के हो सकते हैं और इसके प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। तो सोच लीजिए इतना बड़ा सवाल है तो 15 से 20 नंबर तो कोई नहीं जाएगा। एक सवाल अगर आपका आ गया तो आप सोचिए आधा पास नंबर तो आप लोग यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही हमारे वैश्वीकरण समझने की कोशिश करते हैं। तो वैश्वीकरण का एक शाब्दिक जो अर्थ होता है वो स्थानीय या फिर क्षेत्रीय जो भी वस्तु हमारे पास है या घटनाओं का विश्व स्तर पर उनका जो रूपांतरण यानी जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग वैश्वीकरण के नाम से जान सकते हैं। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए हमें प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा जो भी विश्व के हमारे लोग हैं मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कई विद्वानों ने इस अवधारणा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्वीकरण को परिभाषित करने की यहाँ पर कोशिश की है। जैसे एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया भर के सामाजिक संबंधों से निकटता से जो दूर के प्रभाव से इलाकों से इस तरह जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं से स्थानीय जो घटनाएं हैं वो प्रभावित होती है और स्थानीय घटनाओं से क्या होता है, दूर वाली घटनाएं प्रभावित होती है। जॉन ऑट स्कॉल्ड का तर्क है कि वैश्वीकरण से दुनिया भर के लोगों के बीच वैश्विक जो क्षेत्रीय संबंधों का विकास होता है क्योंकि सीमाओं के परे जो भी संपर्क क्षेत्रीय भाषाओं को अप्रासंगिक बना लेते हैं। फिर डेविड हार्वे इसे टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। डेविड हेल्ड के अनुसार वैश्वीकरण को एक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं के सेट के रूप में सोचा जा सकता है जो सामाजिक संबंधों और लेन देन के स्थानीय संगठन के परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका मूल्यांकन उसकी व्यापकता, तीव्रता, वेग और प्रभाव के संदर्भ में किया जाता है जो अंतर महाद्वीपीय या अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और गतिविधियों के नेटवर्क संपर्क और शक्ति में यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। अगर हम इन परिभाषाओं इन परिभाषाओं में स्थानीय, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत, संचार और परिवहन में तकनीकी प्रगति के कारण समय और स्थान का संकुचन शामिल होता है जिससे दुनिया भर के लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ता है। यह बात ध्यान देनी चाहिए कि वैश्वीकरण का मतलब स्थानीयता और राष्ट्रीयता का विश्व के स्तर पर जो अधीनता नहीं है बल्कि यह इन तीनों स्तरों के बीच क्या करता है, बातचीत की सुविधा साथ में प्रदान करता है, ये बताया हुआ है। फिर वैश्वीकरण से जुड़ी ये 5 विशेषता हो सकती है। पहली, यह क्षेत्रीयता के परे होता है जिसका अर्थ है कि भौगोलिक सीमाएं कम प्रशासनिक होती है क्योंकि इंटरनेट और मीडिया दुनिया को काफी करीब ले आती है। टीवी और ऑनलाइन समाचारों के माध्यम से एक देश से होने वाली घटनाओं की सूचना तुरंत देशों में पहुंच जाती है। दूसरी विशेषता अंतर संबंध है। भौगोलिक सीमा के अप्रासंगिक होने के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ संपर्क बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आईएसआईएस ने दुनिया भर के युवाओं को अपनी तरगासी करने के लिए ऑनलाइन और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया। युवा रंगरूट अपने घरों में रहते हुए इंटरनेट के माध्यम से अपने आकाओं के संपर्क में आते हैं। यह सुविधा वैश्वीकरण का है जिससे हमारा देश भटक रहा है। वैश्वीकरण की लोकप्रिय तस्वीर यह है कि यह एक शीर्ष डाउन प्रक्रिया है जहां एकल वैश्विक प्रणाली स्थापित की जाती है। यह वैश्वीकरण को होमोजेनाइजेशन से जोड़ता है क्योंकि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता एक रूपता यानी शीर्ष से वैश्वीकरण के पक्ष में नष्ट हो रही है। हालांकि स्वदेशीकरण भी एक और इसका बदलाव हो सकता है क्योंकि पश्चिमी उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं नीचे से वैश्वीकरण में अवशोषित किया जाए। तीसरी विशेषता इसमें गति है क्योंकि लोग, सूचना, समाचार और सेवाओं की गति जो है वो तीव्र हो गई जिससे सामाजिक गतिविधियों में काफी तेज दिखने को मिली है। वैश्वीकरण की चौथी विशेषता यह है कि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्वीकरण एक समकालीन घटना नहीं है क्योंकि इसकी विशेषताएं मानवता की शुरुआत में ही मौजूद है। हालांकि जो भी वैश्वीकरण की शुरुआत में इस तरह पूरी तरह से सहमत तो नहीं, अंत में वैश्वीकरण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक ही समय में राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को ये क्या करती है, प्रभावित करती है।
फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में न केवल हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अधिक विस्तृत बनाया गया, बल्कि वे अधिक सघन भी हो गए हैं, क्योंकि अब न केवल अधिक अभिकर्ताओं की संख्या बढ़ी है तथा इसका विस्तृत व्यवस्था एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है, बल्कि धीरे धीरे महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से प्रत्येक जो दूसरे प्रभाव डालता है वह गुणवत्ता के पहले से कहीं अधिक क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। फिर हमारे पास वैश्वीकरण की उत्पत्ति के बारे में दो दृष्टिकोण के अनुसार वैश्विक सोच और विचारों, सूचना और यहाँ पर ज्ञान में बदलाव का परिणाम है। विचारों के मामले में स्थानीय और राष्ट्रीय विचार से यह बदलाव जो है वो वैश्विक स्तर पर है। हमारा नॉलेज बेस भी वैश्विक हो गया। हालांकि रिचर का मानना है कि वैश्वीकरण जो है वो भौगोलिक और आदर्श दोनों कारणों का क्या होता है, परिणाम होता है। फिर वैश्वीकरण के चतुर्थ जो कह सकते हैं चरण जो है वो वैश्वीकरण निरंतर, अनेक लोग इस विचार से अधिक उत्साहित नहीं है। उनका विश्वास यह है कि वैश्वीकरण की जो उत्पत्ति है वो एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ उनका प्रारंभ हुआ था। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कभी वैश्वीकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह उनकी जो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के एक प्रमुख विषय है। आर्थिक विकास के बारे में उनका विवरण इसके अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में समय के साथ बाजारों का एकीकरण होता है, जैसे जैसे श्रम विभाजन उत्पादन को विस्तारित करने में सक्षम बनाता है, विषयिकता के लिए खोज व्यापार का विस्तार करता है और धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुदाय को एक साथ लाती है। यह जो प्रवृत्ति है सभ्यता जितनी पुरानी है, वैश्वीकरण की विशेषताएं लंबे समय से मौजूद है, लेकिन शिक्षाविद आज भी वैश्वीकरण के जो शुरुआती बिंदुओं के बारे में एकमत नहीं हुए। यहाँ तीन दृष्टिकोण देखे जाते हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है कि वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो चक्रों में हुई है। दूसरा मानना है कि वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, लेकिन ये चक्रीय नहीं है बल्कि रैखिक यानी लीनियर है। जबकि अंतिम समूह को मानना है कि ये नई घटना है। जो ए जी हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री में इतिहास में वैश्वीकरण के 4 चरणों का उल्लेख किया है। पहला जो है पुरातन वैश्वीकरण में है, जो औद्योगिकरण और आधुनिक राष्ट्रों के उदय से पहले हुआ था। इस वैश्वीकरण ने जो औद्योगिकरण और आधुनिक राष्ट्रों के उदय से पहले हुआ था, इस वैश्वीकरण के प्रमुख जो कारक है आदिवासी नेता, समुद्री और थल व्यापारी थे। उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय और अमेरिकी पकड़ के विस्तार में मदद की। अगला चरण जो है प्रोटो वैश्वीकरण है। यह अवधि 1600 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच की बताई जाती है, तब जब राज्य प्रणाली का यहाँ पर उदय हुआ। इन चरणों में वैश्वीकरण के कारक और दास व्यापारी थे। 19वीं शताब्दी में आधुनिक या पश्चिमी केंद्रीय चरण जो थे, जो औद्योगिकरण, शाही और औपनिवेशिकता के पतन के बारे में, इसके बाद के चरण की शुरुआत बहुराष्ट्रीय जो निकाय के उद्भव से यहाँ पर हुई है। यह चरण इंटरनेट के माध्यम से राजनीतिक और सरकारी संगठनों से संबंधित था। 20वीं सदी में औपनिवेशिकता के पतन के बाद इसके बाद के चरण की शुरुआत बहुराष्ट्रीय निकायों के उद्भव से हुई। यह चरण इंटरनेट के माध्यम से राजनीतिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग हो गया, अप्रवासी हो गया हमारे पास, और नेटवर्किंग का परिणाम है। M.B. स्टीगर ने अपनी पाठ्य पुस्तक ग्लोबलाइजेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में वैश्वीकरण के 5 चरणों को पूर्व ऐतिहासिक अवधि के साथ 10,000 ईस्वी से लेकर 3500 ईसा पूर्व के बीच के लगभग माना है, और इन कालखंडों में इनको बांटा हुआ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास स्कॉल्ट मानते हैं, इनके द्वारा मानना यह है कि हालांकि वैश्वीकरण जो है ऐतिहासिक है, लेकिन यह एक रैखिक प्रक्रिया है। उनके अनुसार वैश्वीकरण 3 चरण है। पहला चरण 500 साल पहले शुरू हुआ, फिर दूसरा 19वीं शताब्दी के उत्तराधिकार में, जबकि 1960 में हुआ और अब तक चलता रहा, उसको तीसरा स्तर माना हुआ है। उनके अनुसार अंतिम चरण जो है वो पूर्ण वैश्वीकरण है। यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक संचार उपग्रह, ऑप्टिकल केबल, टेलीविजन, इंटरनेट, वैश्विक बाजारों को विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों की अवधि है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करती है, बल्कि पारिस्थितिक समस्याओं और उनके समाधान खोजने के प्रयासों की अवधि भी यह जिंदगी है। फिर अगला है हमारे पास एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण जैसा कि हम आज अनुभव करते हैं वह न केवल नया है बल्कि कई मामलों में क्रांतिकारी और प्रत्यक्ष होता है। दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ बाहर होगा, बाहर नहीं हो रही, बाहर होगी, और नई तकनीकी में नई जोखिम उठा लेती है। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण बहुआयामी होता है क्योंकि इसके राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक पहलू होते हैं, और इनका यह भी मानना है कि वैश्वीकरण एकल नहीं बल्कि कई प्रक्रियाओं का क्या होता है, संयोजन होता है। अगला पॉइंट है, कुछ विशेषज्ञों ने अभी भी वैश्वीकरण 2.0 के अनुसार आगे बढ़ाने की शुरुआत की। इसका मतलब है कि पुराने जो वैश्वीकरण थे वो 1.0 होगा या 1.0 होगा, जिसने एक वैश्वीकरण संस्कृति की सार्वभौमिकता को ग्रहण किया है। वैश्वीकरण 2.0 का अर्थ है कि विभिन्न पहचान या फिर संस्कृतियों की परस्पर निर्भरता, जिसमें गैर पश्चिमी आधुनिकता विद्यमान हो। आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन का ऐसे उदय हो गया और उसके विकास के मॉडल को संदर्भित करता है, क्योंकि यह विकास जो है विकास मॉडल की तरह लोकतंत्र और मानव अधिकारों पर ध्यान पर केंद्रित नहीं है। फिर अगला हमारे पास है वैश्वीकरण के प्रकार, जो हमारे पास है एंड्रयू हेविट के अनुसार वैश्वीकरण मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है आर्थिक वैश्वीकरण।
यह इस विचार को दर्शाता है कि आज दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था अलग थलग नहीं है और एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिसने दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को अपने में समा लिया है। सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 के बाद वैश्विक आर्थिक एकीकरण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, क्योंकि देशों का अंतिम जो प्रमुख ब्लॉक वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में सम्मिलित हो गया था। आर्थिक वैश्वीकरण ने जो भी हमारे राष्ट्रीय सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं के प्रबंधन और मुक्त बाजार सिद्धांतों के रूप में या उनके साथ उनके पुनर्गठन का विरोध कराने की यहाँ पर क्षमता कम कर दी। आर्थिक वैश्वीकरण का यह अर्थ लगाया जाता है कि जो भी हमारे में विभिन्न राष्ट्रीय देशीय अर्थव्यवस्थाएं अपनी स्वायत्तता से हाथ धो बैठेंगी और एक विश्व जो अर्थव्यवस्था का अंग बन जाएगी। यह अवस्था मुक्त व्यापार और जो मुक्त बाजार पर आधारित होंगी। फिर हमारे पास है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक जो पक्ष भी अनोखा है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के एक हिस्से को सूचना वैश्विक प्रभाव के प्रवेश करती है, जहां राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर कम कर देती है। इसके अनुसार प्रक्रिया में यह चित्रित किया गया कि हालांकि संस्कृति भी वैश्वीकरण की ताकत को बल देने के बजाय कम कर देती है, क्योंकि स्थानीय जो भी हमारी संस्कृति के प्रति संवेदनशील होती है और वैश्विक जो व्यापार है वो ब्रांड बनाने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। फिर तीसरा हमारे पास है राजनीतिक वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते महत्व से स्पष्ट है कि जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं, इनमें से अधिकांशतः संगठन 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बताया हुआ के दौरे में है। राजनीतिक वैश्वीकरण का अंतर जो है हमारे पास है, राज्य जोर से इसे आर्थिक और सांस्कृतिक जो कह सकते हैं वैश्वीकरण से अलग मानते हैं, क्योंकि वे गैर राज्य और बाजार आधारित कारकों की भूमिका को बढ़ावा देते हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर जो कहते हैं डेविड हिल ने वैश्वीकरण के सैन्य पहलू पर प्रकाश डाला है। उन्होंने सैन्य वैश्वीकरण को उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है जो विश्व व्यवस्था की राजनीतिक इकाइयों के बीच सैन्य संबंधों की या कह सकते हैं बढ़ती विस्तार और तीव्रता का प्रतीक होता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया भर के सैन्य संबंधों और तीव्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया भर के सैन्य संबंधों और उनके नेटवर्क, साथ ही साथ यह जो प्रमुख सैन्य अधिकारी या नवाचार जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनके प्रभाव को दर्शाता है, जिससे समय के साथ दुनिया को काफी करीब तो ला दिया। लेकिन उनका तर्क यह है कि सैन्य क्षेत्र में वैश्वीकरण, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता और महान शक्तियों के साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और प्रणालियों और सुरक्षा संरचनाओं के विकास, सैन्य जो प्रौद्योगिकियों के विश्वव्यापी हथियारों के साथ विश्व व्यापार के उद्भव और सैन्य और सुरक्षा पर अधिकार क्षेत्र के साथ वैश्विक शासन के स्थानांतरण के मामले हमें दिखाई देते हैं। रॉबर्ट कियोन और जोसेफ नाइक के अनुसार वैश्वीकरण में अंतर्निर्भरता से लंबी दूरी के जो नेटवर्क रहते हैं उन पे बल दिया और बल का खतरा शामिल यहाँ होता है। फिर अगला हमारे पास है मैनफ्रेड स्टीगर एक और आयाम तोड़ा है पारिस्थितिक वैश्वीकरण। उनका मानना या उनका तर्क यह है कि संपूर्ण मानवता और पृथ्वी के बीच एक अटूट संबंध है। औद्योगिक क्रांति ने कई पारिस्थितिक समस्याओं को जन्म दिया, जिसमें से संसाधन, भोजन की कमी, आबादी में वृद्धि, जैव विविधता में कमी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इनमें सबके सब घटनाएं शामिल है। तो फिर अगला हमारे पास है समैतिक मानवीय जो गतिविधियों का परिणाम और इसे समन्वित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। हालांकि अभी भी पारिस्थितिक मुद्दों को गंभीरता में बहस चल रही है यहाँ पर, और जबकि प्रगति हुई है, कुछ बहुपक्षीय उपायों का लागू भी किया गया है। वैश्वीकरण के इस चरण ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है और आने वाली पीढ़ियों को इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कई तरह कार्रवाई करने की आवश्यकता भी है। फिर है जॉर्ज, यहाँ पर हमारे रीडर ने धर्म, विज्ञान और खेल जैसे अन्य आयामों को जोड़ा है। उनका मानना है कि इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे धर्मों के द्वारा वैश्विक और वे अक्सर अपने वैश्विक जो दायरे उनका विस्तार करना चाहते हैं। विज्ञान एक वैश्विक उद्यम बन चुका है, क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो आधार दुनिया के कई हिस्सों में इनपुट के द्वारा बनता है, और यह ज्ञान आधार दुनिया के कई हिस्सों में इनपुट के द्वारा बनता है, और यह ज्ञान आधार दुनिया के कई हिस्सों में इनपुट के द्वारा बन भी जाता है, बिखर भी जाता है, और यह ज्ञान लगभग हर जगह प्रसारित होता है। प्रमुख दुनिया के फुटबॉल, टेनिस हो गया, गोल्फ जैसे खेलों में शामिल होने से खेल भी क्या हो चुका है, वैश्विक रूप से फैल चुका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, सोच लिया आंसर इतना बड़ा हो गया। बोली सर इतना बड़ा, हाँ भाई 15 से 20 नंबर का सवाल है तो बड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नो डाउट। कम से कम 4-5 पन्ना तो लिखना ही पड़ेगा। बताइए 15 नंबर का सवाल है, क्या एक पन्ना लिखो? नहीं सर, कम से कम 4-5 में, इसलिए ये सवाल इतना बड़े बड़े हो जाते हैं। अब हमारे पास देखिए जो सवाल इंपॉर्टेंट पेपर में बन सकते हैं वो शेयर कर देता हूँ आपको। देखिए पहला सवाल पूछा सकता है, डिजिटल वैश्वीकरण की अवधारणा, यानी जो डिजिटल आजकल हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी अवधारणा को बताना है आपको। फिर वैश्वीकरण के विभिन्न जो सिद्धांत दिए गए उनका वर्णन करना है, या फिर इसी तरह दूसरे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण के
अति वैश्विकवादी दृष्टिकोण की हमें व्याख्या करनी है। एक ही सवाल को देखिए, पूछने का ढंग देखिए यहाँ पर अलग अलग देखने को मिला है। फिर संप्रभुता का अर्थ आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, या फिर इसकी व्याख्या करने मिल सकता है। फिर अगला सवाल है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभ्यता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। या फिर इसी तरह ये सवाल, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यता है उनकी संप्रभुता की व्याख्या करिए। फिर अगला है, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त यहाँ पर टिप्पणी करना है। फिर अगला सवाल है, वैश्विक वित्तीय संरचना को विस्तृत रूप से समझाना है आपको। फिर इसी साल को पूछा हुआ है कि आईएमएफ और जो विश्व बैंक होता है यानी वर्ल्ड बैंक, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के कार्यों की किस प्रकार कार्य करता है, इस पर चर्चा करना है। फिर विश्व बैंक की जो संगठनात्मक यानी संरचना है और कार्य प्रणाली किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार स्ट्रक्चर है, किस प्रकार सब कुछ करता है, ये आपको बताना है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में। फिर अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन के जो सिद्धांत थे उनके कार्य तंत्र और संस्थाओं की व्याख्या करनी है। फिर संस्कृति पर वैश्वीकरण एवं जो प्रौद्योगिकी के पढ़ने वाले जो प्रभाव का वर्णन करना है। फिर पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के कार्य वर्णन करना है। या फिर इसी सवाल पूछ सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए कार्यों या फिर कैसे प्रयासों को वर्णन करें। फिर अगला सवाल है, मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे अथवा मानव अधिकार सुरक्षा पर समकालीन जो वैश्विक विचार उल्लेख करें। या फिर इसी दूसरा सवाल कि मानव सुरक्षा की व्यवहारिक परिभाषा पर सबीना एल्कीकर के जो विचार थे उनको प्रस्तुत करिए। या फिर राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करिए। तो ये कुछ सवाल डिस्कस कर दिए मैंने आपसे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट को बता दिया। तो इतना पढ़ लीजिएगा, आप लोग आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।